हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। द पोस्टल पल्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान सर्कल का भी हाल ही में आपको बताएं। जो राजस्थान सर्कल का भी हाल ही में जो पोस्टल असिस्टेंट और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उनके लिए एग्जाम हुआ था, तो उसके जो 100 क्वेश्चन है एग्जाम के उनको हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको सही क्यों है, गलत क्यों है, तो सारी चीजों को मैं एक एक करके विद रीजन बताऊंगा कि ये ऑप्शन सही क्यों है, ये गलत क्यों है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो अपना 100 क्वेश्चन का है, तो आप बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो सारे क्वेश्चन का मैं ट्राई करूंगा कि जो करेक्ट आंसर है उसको देने की कोशिश करूंगा, और जो सही आंसर है वो आपको बताऊंगा, जिससे आप श्योर हो पाए कि आपका सिलेक्शन आप हो सकता है कि नहीं हो सकता, और आपने कितने नंबर्स आ रहे हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पेस्ट करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो दृष्टिबाधित होते हैं जिन्हें ब्लाइंड बोला जाता है, उसके लिए जो ब्लाइंड के लिए जो साहित्य होता है या जो लिटरेचर होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि जो दृष्टिबाधित है उनके लिए जो साहित्य के जो पैकेट होते हैं उनका वजन 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है कि ये बिल्कुल बात गलत है। जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए कितना होता है, 7 किलोग्राम होता है। कितना होता है, तो 7 किलोग्राम होना चाहिए, न कि 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। और सेकंड भी आपको पता है कौन सा सही नहीं है, मतलब ये पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। दूसरा तो आपको पता है पैकेट के सामने ऊपरी दाहिनी कोने पर जिसे सेकोग्राम्स बोला जाता है, जो ये आपको पिक्चर दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, सेकोग्राम्स बोला जाता है। तो ये तो लिखा होना ही चाहिए, हर एक पोस्ट पे ये होता है। और साहित्य पर जो आपको पता है नॉर्मल जो पत्र होते हैं उसके आकार का जो आकार और प्रकार है वो सारी सीमाएं उस पर लागू होती है, और शर्तों का उल्लंघन ये भी ये करेंगे तो उन पे भी जुर्माना लगता है। तो ये तीनों चीज तो सही है, लेकिन ये जो आपका पहला है ये सही नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर होना चाहिए 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा है 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, कि जो विदेशी वस्तु है उसके नुकसान या जो क्षति होती है उसके मुआवजे के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है, सही नहीं है। तो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ना, कई बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे आप गड़बड़ो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी देश और देशों के लिए जो बीमित होते हैं, जो इंश्योर्ड होते हैं, और गैर बीमित का मतलब जो नॉन इंश्योर्ड होते हैं, दोनों तरह की जो वस्तु है उनके लिए देय होगा। अब इस पॉइंट को समझना कि जैसे आपने कोई इंश्योर करा के पोस्ट भेजी या विदाउट इंश्योर भी भेजी है, तो दोनों तरह की यदि कोई वस्तुएं यदि कहीं नष्ट हो गई या कुछ भी होगी तो उन दोनों के लिए देय होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन, ये तो आपका ऑप्शन पहला ही गलत हो गया इसमें। अब ये सही नहीं है, क्योंकि जो अपना जो यूपीयू होता है, जो यूनिवर्सल पोस्टल ऑफिस होता है, जो यूपीओ होता है, वो ये कहता है कि कोई भी आप यदि इंश्योर करोगे या जो नॉन इंश्योर भी होगे उनके लिए जो पोस्ट ऑफिस है वो बिल्कुल भी दे नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। वो चीजें नष्ट हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं कि आपने इंश्योर करा दिया तो आपको उतना पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और ये तो ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, इनके लिए पोस्ट ऑफिस दे बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये पीओ के गाइड भाग सेकंड है, उसमें निर्धारित सीमा के अनुसार होगा, ये सही चीज है। और जहां आधिकारिक रिकॉर्ड नष्ट होने के कारण पार्सल का निपटान का पता नहीं लगाया जा सकता, ये भी हो सकता है। और इनमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर एक आपका इसमें करेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर कोई विदेश भेजा गया पार्सल डिलीवर नहीं हो पाता है और भेजने वालों को वापस आता है, तो उसे कितना शुल्क देना होगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई विदेश भेजा गया कोई पार्सल है और डिलीवर नहीं हो पाता है, वहां गया और डिलीवर नहीं, और भेजने वाले को वापस आता है, तो उसे कितना शुल्क देना पड़ेगा। उसे तो बिल्कुल जो भेजने के शुल्क है उसके बराबर ही उसको शुल्क देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका ना को 2 गुना सही है, ना 3 गुना, ना 4 गुना, जितना आपको पैसा लगा उतना ही पैसा आपको वापस देके आप उसको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका, इसका ऑप्शन भी ए सही होगा। और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बने कि जब जरूरत पड़ने पर विदेशी पार्सल के लिए रीपैकिंग का शुल्क लगाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल भी सही सही पॉइंट है। और विदेशी पार्सल पर कस्टम क्लियरेंस शुल्क लग सकता है, ये भी बात बिल्कुल भी एक करेक्ट बात है। और भेजे जाने वाले जो विदेशी पार्सल है उसका बीमा मुफ्त में किया जा सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल भी गलत है। कि कोई जैसे यदि आपने कोई उस पर इंश्योर कराना है, यदि आप वापस उसको विदेशी पार्सल को वापस भेज रहे हैं और उसका इंश्योरेंस मुफ्त में होता है, मुफ्त में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस में आपको हर एक चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका सही मतलब कथन सही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, आपका आंसर इसमें सी रहेगा। और बुकिंग के समय कस्टम डिक्लेरेशन की जरूरत हो सकती है, ये बिल्कुल, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों पॉइंट ए, बी और डी सही है, लेकिन आपका सी इसमें सही नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो जब विदेशी पार्सल होती है उसके बुकिंग में शर्तों का उल्लंघन कब होता है।
अब जो विदेशी पार्सल होते हैं, जो फॉरेन पार्सल्स होते हैं, उनके लिए शर्तों में उल्लंघन कब होता है कि सामग्री की घोषणा, ये तो आपको पता है कि आपने क्या क्या पैकिंग किया, तो आपको उसको घोषणा जो CN22 होता है, CN23 होता है, उस पर आपको देनी पड़ती है। और सही तरीके से जो पैकिंग या सीलिंग है उसकी भी आपको देनी पड़ती है जानकारी, और पहले से उसमें भुगतान किया जाता है। जो निश्चित वस्तुएं होती है उसमें बुकिंग, जो मतलब प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं, उनकी बुकिंग भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आपका आंसर क्या सही रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। और खाली स्थान को भरें। अगर कोई विदेशी पार्सल है, उसका बीमा कराया गया है, ठीक है, और उसके मूल्य के अंदर की जो सामग्री है उसके वास्तविक मूल्य का होना चाहिए। जैसे आपने 10,000 रुपए किसी को भेजना, ठीक है, और आपने उसको इंश्योर करा दिया, तो जो आपकी जो इंश्योर्ड अमाउंट होती है वो कितनी होगी? वो 10,000 के बराबर ही होनी चाहिए। तो मतलब जो आपका इंश्योरेंस जो का होगी वो आपको इतना ही बताना, जितनी आपके अंदर की अमाउंट है ना, उतना ही आपको इंश्योर्ड अमाउंट बताना है, ठीक है। तो उसके ऊपर कई बार लिखा होता है 10,000 इंश्योर्ड, तो 10,000 रुपए का इंश्योर्ड है, तो उसके लिए अलग एक कॉस्ट होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है कि 10,000 के लिए कितनी है, 50,000 के लिए कितनी है। आप 1,00,000 तक इंश्योर्ड आर्टिकल बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 गुना, ठीक है। तो जितना होगा, जैसे 10,000 है तो आपको 10,000 का 10,000 मूल्य का ही उसका होना चाहिए, मतलब उसका 1 गुना ही होना चाहिए, ना कि 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। ये बिल्कुल भी आपके ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगले पेज की ओर हम बढ़ेंगे। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, एक सेकंड, इसको पूरा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छी तरह से आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो पीओ का गाइड का भाग सेकंड है, उसके सेक्शन जो आपका 12 देखने को मिलता है, वो किससे संबंधित है? वो विदेशी पार्सल के लिए बीमा से है, विदेशी पार्सल की उचित पैकिंग से, विदेशी पार्सल के जो कस्टम शुल्क है, या विदेशी पार्सल के लिए जो निषेध और प्रतिबंध है। तो वो है आपका जो विदेशी पार्सल होता है उसका बीमा किस तरह से किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है पीओ का गाइड भाग सेकंड। ये क्वेश्चन आपको पता है, पहले भी आ चुका, जब विदेशी पार्सल हम क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में था, तो उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते थे। तो कई बार सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, अपने पेपर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी के जो आकलन है उससे जुड़ी शिकायतों का निपटारा किनके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो कौन निपटाता है? जो कस्टम अधिकारी है उनके द्वारा ये सारे मामले निपटाए जाते हैं। और पोस्ट ऑफिस का जो गाइड का पार्ट सेकंड है, उसके अनुसार जब विदेशी पार्सल में रखे जाने वाले दस्तावेजों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो विदेशी पार्सल में दस्तावेज, आपको कोई यदि दस्तावेज भेजना है तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी विदेशी पार्सल में सामान के साथ कई निजी पत्र बिना किसी रोक टोक के रखे जा सकते हैं। रोक टोक रखे जाते, ये बिल्कुल भी गलत बात है कि यदि आपने कोई पार्सल भेजा और उसमें बहुत सारे अंदर आपने लेटर जो आपको भेजने चाहिए तो उसको पार्सल में बुकिंग करा दी और बहुत सारे अंदर लेटर डाल दिए, तो ये बिल्कुल भी वैध चीज नहीं है। और उसके अलावा बात करें जो विदेशी पार्सल होते हैं उसमें किसी तरह के दस्तावेज रखने की अनुमति नहीं है, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। आप छोटा सा कोई दस्तावेज रख सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे दस्तावेज रख सकते हैं। और अगर निजी दस्तावेज जो कस्टम ऑफिस के पते पर भेजे जा रहे हैं तो उन्हें रखने की खुली अनुमति है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। और आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि आमतौर पर जब निजी पत्राचार की मनाही है, सिवाय कुछ खास देशों के लिए भेजे जाने वाले एकल संदेश के, ठीक है, तो आप कोई सिंगल जो मैसेज है वो आपको कोई बहुत सारे देशों में आप भेजे जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और जो विदेशी डाक है उसके संबंध में यदि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है कि निजी पत्राचार से संबंधित जो नियम आधिकारिक डाक वस्तुओं पर समान रूप से लागू होते हैं। क्लोज 9 के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर पार्सल पर पाने वाले को पता लिखा होना चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। और पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजी गई वस्तुओं को स्वीकार किया जा सकता है, ये भी ठीक है। और जो वस्तु के पत्ते वाले हिस्से के कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर कौन सा सही नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है कि जो निजी पत्राचार से संबंधित नियम आधिकारिक डाक वस्तुओं पर में समान रूप से लागू होते हैं। और क्लोज 9 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर पार्सल पर पाने वाले का पता लिखा होना चाहिए और पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजी गई वस्तुओं को स्वीकार किया जा सकता है और वस्तु के पत्ते वाले हिस्से को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं? ये भी सही है। और पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजी गई वस्तुओं को स्वीकार किया जा सकता है, ये पॉइंट भी सही है आपका। और क्लोज 9 के प्रावधान के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर पार्सल पर पाने वाला को पता लिखा होना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका इसमें सही रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
जो MIS स्कीम होती है उसके लिए जो आपको पता है नाबालिग बच्चे हैं उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर सीधा आपका रहेगा 10 वर्ष। कितना रहेगा? 10 वर्ष। जो MIS जो मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम होती है उसके लिए जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। और वही बात करें जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है CSS में, उसमें जमा करने के लिए प्रति व्यक्ति को अधिकतम सीमा क्या है? तो अधिकतम सीमा इसमें आपको देखने को मिलती है ऑप्शन ए, 30 लाख रुपए तक आपकी इसकी अधिकतम सीमा देखने को मिलती है। कितनी? 30 लाख रुपए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। और जो TD अकाउंट है वो कितने वर्षों के लिए उपलब्ध है? अगला क्वेश्चन है कि जो TD अकाउंट्स होते हैं जैसे टर्म डिपॉजिट अकाउंट है वो कितने वर्षों के लिए उपलब्ध है? वो आपको पता है 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, 1 2 और 1 2 3 5 है, उसमें 4 बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 और 5 वर्षों के लिए TD अकाउंट्स आपको उपलब्ध होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 और 5 के लिए। और PLI होती है उसमें जो प्रत्याशित बंदोबस्त आश्वासन होता है जिसे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट अश्योरेंस बोला जाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सुमंगल के नाम से जाना जाता है। और जो इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल होते हैं उनके बारे में क्या गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका मतलब बहुत सारे कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? कुल वजन होता है वो 35 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। ये क्वेश्चन पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही गलत है। क्योंकि आपको पता है 35 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी जो पार्सल बुकिंग करता है उसका 35 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। और इसमें सीधा ही लिख दिया 35 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। तो बाकी वाले ऑप्शन आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और छात्रों जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो पत्राचार और जो नियमित कोर्स है उसकी बुकिंग के लिए किसके तहत किए जाते? तो स्टूडेंट के लिए आपको पता है अभी नया लॉन्च किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान पोस्ट है। यदि आपने 2024 के जो रेगुलेशन एक्ट लिखा था उसमें बिल्कुल सीधा क्लियर लिखा था कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ज्ञान पोस्ट के लिए स्टूडेंट बीमित करा सकते हैं। ठीक है, और जो ITPS है उसका पूरा नाम क्या है? तो ITPS का पूरा नाम है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस होता है, न कि इंटरनेशनल ट्रैक्ड पार्सल सॉल्यूशन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और यदि अगला क्वेश्चन है कि जो डिलीवर न होने वाला जो कोई भी डिलीवर नहीं होने वाला जो मनी ऑर्डर है उसको कहाँ भेजा जाएगा? ठीक है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा? जो जिसने भेजा गया उसी को ही भेजा जाएगा वापस। कि तो जो भेजने वाला है उसको वापस क्या किया जाएगा? जो मनी ऑर्डर है वो वापस भेजा जाएगा। और भारत में भुगतान के लिए जो विदेशों से प्राप्त जो मनी ऑर्डर है वो इनके द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो किन के द्वारा तैयार किए जाएंगे? वो आपका होता है जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है, ना कि डिवीजन ऑफिस, ना ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। और इनमें से कोई नहीं, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो सारी चीजें आपको तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों के लिए कोई लेन देन न होने पर जो बचत खाता होता है, जो आपका पता है सेविंग बैंक अकाउंट होता है, वो साइलेंट या निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये आपको पता है 3 साल तक। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यदि 3 साल तक अभी यदि कोई अकाउंट का आप जो सेविंग बैंक का अकाउंट है उसे यूज नहीं करेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, या मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो ATP 2.0 है उसके संबंध में इनमें से कौन सा सही या सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? और लॉगिन के लिए इनमें से कौन सा सही है कि इसमें लॉगिन के लिए URL के माध्यम से किया जा सकता है? तो अब URL का मतलब होता है यदि आप मोबाइल में लॉगिन करता है तो आपको एक URL मिलती है और उसके तहत उसको लॉगिन कर सकते हैं APT 2.0। तो APT की फुल फॉर्म तो आपने बहुत बार देखी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे APT से रिलेटेड आ चुका है। ठीक है, जो अभी नया जो सॉफ्टवेयर आया IT 2.0 या जिसे APT 2.0 के नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन तो सही है। और रोल्स को पोस्ट से मैप किया जाता है। तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करना। आजकल क्या, जैसे आपने ये APT 2.0 पे, तो इसमें जैसे आपकी पोस्ट है सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो आपको जो सारे रोल है ना वो सॉर्टिंग असिस्टेंट के दिए जाएंगे। और न कि आपको जैसे इंडिविजुअल, आपका नाम यदि रमेश है तो आपको रमेश को इंडिविजुअली कोई अलग से मतलब रोल्स नहीं दिए जाएंगे। आपके जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसको रोल दिए जाते हैं, या जो आप पोस्टल असिस्टेंट है तो आपकी जो पोस्ट होती है उसको है ना रोल्स दिए जाते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल आदमी को रोल दिया जाता है कि आपको ये करना है। जैसे आपका ट्रांसफर होता है तो आपके जो कहीं और जगह जाएंगे तो जो आपको पोस्टल असिस्टेंट के जितने सारे रोल्स हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको अलग से रोल देने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। इसमें आपको इंडिविजुअल नहीं देखा, जो पोस्ट है उससे आपके रोल्स है उसको मैप किया जाता है। और डिविजनल जो हेड होता है वो जरूरत पड़ने पर जो MDW होता है,
जो MDW होता है उसमें क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो आपका डिविजनल हेड है वो आप चाहे तो उसमें MDW है उसमें चेंज कर सकता है। क्या कर सकते हैं, जो MDW है उसमें वो चेंज कर सकता है। और APT की फुल फॉर्म आपको पता है, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। और MDW होता है जो मास्टर डाटा जो वर्क फ्लो होता है उसमें बदलाव जो डिविजनल हेड है वो कर सकता है। इसका आंसर नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही है आपका, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही रहेगा। कौन सा रहेगा, फर्स्ट और सेकंड आपका दोनों सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। जो IT 2.0 है उसका सीधा फायदा कौन सा है, तो इससे आपको पता है IT 2.0 का सीधा जो इंटीग्रेटेड पोस्टल सर्विसेज है वो बढ़ गई, ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और सर्विस की जो विश्वसनीयता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या रहेगा, सही रहेगा। और इनमें से कौन सा IT 2.0 जो उसका टेक्निकल आर्किटेक्चर है उससे संबंधित नहीं है। तो अभी क्या होता था, जो इससे पहले का जो टेक्नोलॉजी थी वो जो आपका लोकल सर्वर था उस पर बहुत ज्यादा, जो लोकल सर्वर थी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। और जैसे IT 2.0 आया तो ये किसी लोकल सर्वर पर डिपेंड न रखे, अपना जो कोई भी किसी भी सर्वर पे ये काम कर सकता है। तो ये बिल्कुल भी जो इसका ऑप्शन ये है, ये लोकल सर्वर में सुधार, ये बिल्कुल भी इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेसिस है, मशीन लर्निंग पे है और ये से संचालित इनसाइट भी इसमें शामिल है, किसमें, APT 2.0 में। तो आपका B, C और D सही है, लेकिन आपका ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है जो IPBP है, जो IPBP है उसके जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है जिसे DLC जाना जाता है, उसके बारे में कौन सा बात सही नहीं है, या DLC के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे आधारित है, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ IPBP कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका किसी भी अकाउंट हो, किसी भी बैंक हो, सबके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसमें सही रहेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए आधार जरूरी है, सही है। और ये डोर स्टेप सुविधा के तौर पर भी उपलब्ध है। ये सारी चीजें आपका A, C और D सही है, लेकिन आपका बी बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ IPBP कस्टमर उनके लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए ये अवेलेबल है। और जो IT 2.0 है उसमें जो बुकिंग समाधान है उसमें क्या क्या शामिल है। अब बुकिंग में आपको पता है, आपको कई पेमेंट चैनल भी है, ठीक है। बुकिंग के टाइम आपको बहुत सारे पेमेंट चैनल भी मिलेंगे। और घरेलू मेल बुकिंग के लिए आपको OTP ऑथेंटिकेशन भी है, यदि आप OTP से ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं वो भी है। और डायनेमिक QR पेमेंट भी आप इसमें अवेलेबल है, आप UPI से कर सकते हैं। इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका तीनों सही इसमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो APT 2.0 है उसमें HR जो मॉड्यूल होता है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें क्या संबंधित नहीं है। तो ये अच्छा है, HR से रिलेटेड जो है वो क्या संबंधित नहीं है। तो ये कर्मचारी के साथ पोस्ट ID को मैप करना, ये तो बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन जो HR से रिलेटेड है। और ट्रेनिंग और छुट्टी को अपडेट करना, ये भी HR से रिलेटेड है। डिजिटल जो ग्रेडेशन लिस्ट है वो भी HR से रिलेटेड है। जो QR कोड पेमेंट है ये फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है, ना कि HR से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसमें सही रहेगा। जो QR कोड पेमेंट है ये फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है, ना कि HR मॉड्यूल से रिलेटेड है। और IT 2.0 में कौन सी सेवाएं शामिल थी, तो HR मॉड्यूल्स भी है और BO ऑपरेशंस भी है, ठीक है। कौन सी सेवाएं शामिल, तो HR मॉड्यूल भी है और BO ऑपरेशंस है, ये भी शामिल थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। तो BO के जो ऑपरेशंस है वो भी IT 2.0 में है और HR के जो मॉड्यूल्स है वो भी आपको IT 2.0 में देखने को मिलते हैं। और APT की फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दी, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, एडवांस जो पोस्टल टेक्नोलॉजी वो इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो किसी वयस्क के आधार, यदि आधार की जो बायोमेट्रिक है उसको अपडेट करने हेतु ली जाने वाली फीस रुपए में कितनी होगी, तो इसका तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 100 रुपए लिए जाएंगे, वो भी GST के साथ। कितना, 100 रुपए लिए जाएंगे वो विद GST। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और APT 2.0 है वो कौन सा कार्यालय बारकोड रेंज आवंटित नहीं कर सकता। तो अभी इससे पहले क्या होता था, जो भी कोई बारकोड रेंज है वो कोई भी उसको एलोकेट दे सकता था किसी को, लेकिन अभी जो प्रधान डाकघर है वो बिल्कुल भी एलोकेट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मंडलीय कार्यालय या जो क्षेत्रीय कार्यालय या जो सर्कल ऑफिस होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो बारकोड रेंज है वो अलॉट करेंगे। जो आपका हेड पोस्ट ऑफिस है वो बिल्कुल भी अलॉट नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और फॉर्म जो MS11 है वो किससे रिलेटेड है, तो MS11 है वो तो आपने बहुत बार सुना होगा, किससे रिलेटेड है, जो MDW से रिलेटेड है। किसे, MDW से, जैसे मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क से माना जाता है। तो जो काम का बंटवारा है वो है आपका MS11। क्या है, MS11 की बात करें तो वो आपको किससे रिलेटेड है,
काम से रिलेटेड है, जिसमें आपको किसको सॉर्टिंग करनी है, किसको क्या करना है, किसको कौन कौन सा रोल देना है, तो ये सारा काम का जो बंटवारा है वो किससे रिलेटेड है, MS11 से रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन है जो जो पोस्ट ऑफिस मैनुअल जो वॉल्यूम 4 है आपका, वॉल्यूम 6 है, उसके अनुसार पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक को सुरक्षित रखने की अवधि किया। जो भी पोस्ट मास्टर की जो ऑर्डर बुक होती है, जिसे अपन MS1 के नाम से जाना जाता है, वो 3 वर्ष के लिए उसको सुरक्षित रखना आवश्यक माना जाता है। कितने वर्ष के लिए? अगले 3 साल के लिए। और MS27 है वो किससे संबंधित है? इससे तो डाकिया पुस्तिका भी बोला जाता है। कोई भी डाकिया होता है वो बीट में कितनी मेल लेके गया, कितने रिटर्न लाया, वो सारी जो सूचनाएं वो किसमें दी जाती है? जो MS27 है उसमें ये सारी सूचनाएं दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और अगला क्वेश्चन है जो फॉर्म PA17A होता है, ये किससे संबंधित होता है? ये होता है SPM की जो मासिक रिपोर्ट होती है, जो सब पोस्ट मास्टर होता है, वो जो मंथली रिपोर्ट होती है वो अपने जो डिविजनल ऑफिस है या जो अपनी हेड पोस्ट ऑफिस होता है उसको जो सौंपता है, वो किसमें दिया जाता है? वो PA17A में दी जाती है। किसमें दी जाती है? PA जो पोस्टल असिस्टेंट का 17A फॉर्म होता है उसमें SPM की जो मासिक रिपोर्ट है वो दी जाती है। और जो छोटी बचत योजनाएं होती है उनकी जो ब्याज दर है उसमें संशोधन जो वित्त मंत्रालय द्वारा कितने समय में किया जाता है, वो तो आपको पता, हर एक क्वार्टर में, मतलब हर एक 3 मंथ बाद एक जो फाइनेंशियल कमेटी की जो मीटिंग्स होती है उसमें आपको डिसाइड किया जाता है कि इस बार जो रेपो रेट है या जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी रहने वाली है। तो ये हर 3 महीने पे डिसाइड की जाती है। कितना? हर 3 महीने पे। तो आपका ऑप्शन नंबर C रहेगा। और मेल कार्यालय की बात करें, जो विभिन्न भागों में प्रयुक्त सभी जो छाप और मोहरें होती हैं, जिन्हें आपको पता है स्टाम्प और सील बोला जाता है, और उनको एकत्र करेगा और अपनी सुरक्षा में रखेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका जो प्रमुख छंटाई सहायक बिल्कुल नहीं होगा। मेल छंटाई सहायक नहीं, जो प्रधान रिकॉर्ड अधिकारी होता है, जो HRO या जो SRO होता है, वो अपने पास रखता है। कि कौन? जो HRO और SRO होता है वो अपने पास रखते हैं कौन? किसको? जो स्टाम्प्स और सील्स होते हैं उनको। ठीक है। और जो RMS की कार्य प्रणाली होती है उसके संदर्भ में विषम को पहचाने। SRO क्या? SRO तो आपको पता होता है, जिसे SRO HRO हेड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, SRO होता है सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है। तो ये दोनों होते हैं। और डिवीजन ऑफिस ऑफ RMS, ये बिल्कुल भी गलत बात है। और मेल ऑफिस भी होता है। ठीक है। तो तीनों तो चीज तो होती है। डिवीजन ऑफ RMS ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो डिवीजन ऑफिस ऑफ RMS नहीं होता है। मेल ऑफिस भी होता है, HRO भी होता है और SRO भी होता है। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर C इसमें क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो RMS में जो HSA होता है उसका कर्तव्य मुख्य रूप से किससे संबंधित नहीं है। ठीक है। तो HSA क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है, मेल प्रबंधन करता है और मेल की जो सुरक्षा और अभिरक्षा भी करता है। लेकिन जो वेतन वितरण है वो तो अकाउंटेंट का काम होता है, न कि जो HSA होता है उसका काम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा। और जो MS74 है, जो MS74 है वो किससे संबंधित है? ये तो आपको पता है, बहुत बार नहीं पता होगा। जो ड्यू बैग लिस्ट होता है, जो अपना सर्कल ऑफिस तैयार करता है, ड्यू बैग लिस्ट होता है, वो किससे रिलेटेड होता है? जो ड्यू बैग लिस्ट होता है वो रिलेटेड होता है MS74 से। ठीक है। MS74 से ड्यू बैग लिस्ट आपका शामिल होता है। और ऑल इंडिया जो मेल सर्वे है उसमें हर डिवीजन में कितने पोस्ट ऑफिस है चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C 1। तो एक पोस्ट ऑफिस चेक किया जाता है और उसमें तो उसकी जो 25% मेल है उसका निरीक्षण किया जाता है कि कितनी सही है कितनी गलत है, ये सारी चीजें उसमें डिसाइड की जाती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर C रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो फ्रैंक मशीन होती है उसको छाप को मानने के लिए उसमें से निम्न में से कौन सी डाई शामिल होनी चाहिए? तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट डाई होनी चाहिए। एक आपकी वैल्यू डाई होनी चाहिए, एक लाइसेंस डाई होनी चाहिए। ब्लू डाई कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही रहेगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। तो वैल्यू डाई का मतलब होता है उसमें जैसे 55 रुपए लगे तो वो आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और उसके अलावा जो आपके लाइसेंस नंबर होते हैं वो भी उस पर निर्देशित होने चाहिए। तो ये दोनों डाइयों का यूज मोस्टली होना चाहिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जो RMFS है उसका मतलब क्या है? जो RMFS होता है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या है? तो RM का होता है जो रिमोटली मैनेज जो फ्रैंकिंग सिस्टम होता है। जो मतलब जैसे किसी छोटी ऑफिस में यदि फ्रैंकिंग मशीन है तो उसको बैलेंस कराने के लिए आपको बार बार किसी बड़ी ऑफिस में नहीं लेके जाके उसको जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम भी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? RMFS। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बिना रजिस्टर पत्रों के बाहर जो सील लगाने के लिए सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल करना सही रहता है, तो ये गलत है। और ये कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। और जो पार्सल को लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो कोई भी यदि पार्सल बुकिंग करें उसको आप बिल्कुल भी उसमें लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो बाकी अपने आप
ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत है, सी डी गलत है, आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। और जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट है उनके अनुसार जो रात्रि डाकघर कामकाज है वो कामकाज के घंटे आमतौर पर किसके द्वारा तय किया जाता है। आपको पता है कि भाई नाइट में कितना शिफ्ट है या डे में क्या शिफ्ट है, किस तरह से ये सारी चीजें सेट की जाती है। तो ये मुख्य चीजें किसकी होती है, जो सर्कल ऑफिस होती है, जो सर्कल का प्रमुख होता है उसके द्वारा ये सारी चीजें तय की जाती है कि नाइट में कितने घंटे काम करना है, दिन में कितने घंटे काम करना है। वो सारी चीजें किसके द्वारा, जो सर्कल ऑफिस या जो सी ऑफिस बोला जाता है उसके द्वारा तय किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जो पीओ गाइड है, पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट है, उसके अनुसार कितनी श्रेणियों के लिए डाक शुल्क है उसकी विशिष्ट दर निर्धारित की गई है। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर क्या रहेगा 10, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, और इसके बाद लगभग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के और बाकी सारी चीजें भी। और एक पत्र का आपको पता है अधिकतम वजन कितना होता है, ये तो आपको पता है सबको, 2 किलोग्राम मैक्सिमम वजन हो सकता है किसी भी लेटर का, तो 2000 ग्राम आपका सही रहेगा। और अगर कोई बुक पैकेट है वो बिना भुगतान किए हुए पोस्ट ऑफिस को जाता है तो डिलीवरी के समय कितना शुल्क लिया जाता है। कोई बुक पैकेट आपने भेज दिया और यदि आपके उसमें पैसे नहीं लगे हुए हैं या उस पर आपका उसका भुगतान नहीं किया तो आपसे 2 गुना वसूल किया जाए। कितना, 2 गुना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और नियम जो 27 है उसका उल्लंघन करके भेजी गई वस्तुओं का क्या किया जाएगा। जो नियम 27 है, जो रूल्स 27 है उसका यदि उल्लंघन करके कोई भेजी गई वस्तु है उनका क्या किया जाएगा, तो उन्हें जो मूल स्थान है उस पर वापस भेज दिया जाएगा। जो पाने वाले होते हैं या जो मूल स्थान जहां से उसको भेजा गया है उनके वापस उसी स्थान पे भेज दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और वीपीपी जैसे वीपीपी जो वैल्यू पेड जो सर्विसेज होती है उनके लिए कितने दिनों तक उनको रखा जा सकता है। जो वीपीपी है उनको कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर तो आपको होगा उसको सही इसका आंसर होता है उसको 7 दिनों तक या 1 वीक तक रखा जा सकता है। तो इसमें ए, बी और सी बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही आंसर 7 होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जो वीपीपी होता है उनको 7 दिन के लिए रखा जा सकता है। और जो अप्राप्त डाक है उसको कहाँ भेजा जा सकता है, जिसको कोई अनडिलीवर्ड डाक्स होती है उसको कोई लेने का हकदार नहीं है या कोई ले नहीं पाता है, तो उसको हमेशा RLO भेजा जाता है। रिटर्न लेटर ऑफिस होता है उसमें भेजा जाता है, जैसे वापसी पत्र कार्यालय के रूप में उसे वापस भेजा जाता है। और उसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके आपको सही आंसर बताने की कोशिश करूंगा कि सही क्यों है गलत क्यों है। तो इसको ये सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 5 कितने होते हैं, 10। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 25/10 इंटू 4 और प्लस 36 और यहाँ कितना है 100 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार 10। तो ये 100 में से 10 गए 90, 90 प्लस 36 आपका इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी 126 इसका सही आंसर रहेगा। और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए 9/2। तो ये 2/3 इंटू 9/2 आपका हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 कटेगा। ठीक है, तो अंदर क्या होगा 4 और 3 अंदर हो जाएगा 7। तो 18 में से 7 गई, कितने बचेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका 11 सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक ग्राहक को 20% छूट देने के बाद बिक्री मूल्य को छूट वाले स्तर से 20% अधिक तय किया जाता है। और यदि मूल मूल्य 300 रुपए है तो बिक्री मूल्य उसका ज्ञात कीजिए। तो मूल मूल्य कितना है, 300 रुपए, और उस पर क्या है 20% की आपको छूट दी जाती है। तो 20% की छूट दी जाती है, इसका मतलब 240 में बेचा जाता है। और फिर उसको 20% अधिक किया जाता है, तो उसको 5 से 6 अधिक किया जाता है। तो यहाँ से काट सकते हैं, 5 चौका 20, 40 का 8 और 8 छः 48, 4 और 7 चौका 24 और 4 28। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 288 रुपीज आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन कैसे सही हुआ गलत हुआ, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इनको मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको सारे डिटेल में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, एक एक चीजों को। तो अभी तो मैं आपको इसका सही लॉजिकली जो आंसर है वो बताने की कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चन ने, विकास ने एक मोबाइल फोन 3900 में खरीदा और उसे 25% का नुकसान हुआ और 30% का उसको फायदा पाने के लिए उसको किस कीमत पर उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, और यदि उसने 3900 में बेचा और 25% नुकसान हुआ तो मतलब 75% की वैल्यू कितनी है, 3900, और 75% की तो, और उसको 30% फायदा चाहिए तो 130 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। 25 से ये गया 3 बार, ये 39 × 100 है तो 25 से गया ये 4 बार। और यहाँ से ये आपको 39 से 13 से 13 3 39, यहाँ बन जाए 13 चौका 52 इंटू 130, 13 चौका 52 इंटू 130, तो 13 दूना 26
छह दो 13×5 65 और 2 67 6760 आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहने वाला है। और एम की आई एन से 30% ज्यादा है, तो 10 से 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एन की आई कितने एम से कितना परसेंटेज है, 3 कम है, 3/13। तो ये हो गया 13 दूना 26, 4 40, 13 तिया 39, तो 23.08 इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आयत की लंबाई को 20% बढ़ाई जाए तो 20% का मतलब होता है 5 से 6, और चौड़ाई को 20% कम किया जाए तो 5 से कितना किया जा रहा है, 4। तो टोटल एरिया में क्या होगा, 25 से कितना हो जाएगा, 24। तो कितनी कमी होगी, 1/25। 1/25 कितना होता है, 4% की आपकी इसमें कमी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी के खाने की चीज की कीमत 20% बढ़ाई जाए तो 5 से 6 की जाए, उसकी खपत को कितनी कम करना हो ताकि उसका खर्च उतना ही रहे, तो 1/6 इसका सही रहेगा। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 या 16.67% आपका सही रहेगा। और अगर कोई धनराशि है वो साधारण ब्याज से 10 साल में दोगुनी हो जाती है, तो 1 से 2 गुना होने में कितना साल लगा, 10 साल। तो 1 का ब्याज कितने साल में आया, 10 साल में 1 का ब्याज आएगा, तो इंटू 100 से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 10% इसका सही आंसर रहेगा। अगर 42 महीने और 54 महीने के लिए जो 11% साधारण ब्याज पर लोन लिया जाए, और इन दोनों का ब्याज में 825 रुपए का अंतर है, तो 42 और जो 54 है उसमें डिफरेंस कितना हो गया, 11% इंटू 12 और बट्टे 12, इसकी वैल्यू कितनी है, 825 आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो 12 से 12 गया, 11 से गया, 11 7 77, और 5 और 11 5 75। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7500। अगला क्वेश्चन है, 5000 है, उसको एबीसी को 2 3 5 में अनुपात में बांटा जाता है और बी और सी के बीच का अंतर है। तो 5 3 8 2 10 की वैल्यू कितनी होगी, 5000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 500। ठीक है, और बी और सी के बीच का अंतर का आपको पता है 5 और 3 2, और इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका 500 इंटू 2 1000 इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 10 अंकों का औसत कितना है, 40 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, और उनमें 6 अंकों का औसत कितना है, 28। तो 28 इंटू 6 कितना हो, ये आप निकाल सकते हैं, 8 6 48, 4 6 2 12 और 4 16, तो 168 यहाँ से बच जाएंगे। फिर ये 32 और 232 वापस बच जाएंगे। और फिर कितने अंक रहे, 232 में 4 का भाग दे दो, तो 6 चौका 24, 5 चौका 20, 20 और 3 8 चौका 32, तो 58 इसका क्या रहेगा, अगले का क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो उसको भी हम, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 58 इसका सही रहेगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, और प्रत्येक संख्या में यदि 88 जोड़ा जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। और पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या आपको पता है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 132 7 का नहीं है, 176 भी नहीं है, 154 में 7 दूना 14 और 1 14, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये सही रहेगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप सही लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जो 7 पंप है वो रोज 5 घंटे काम कर एक टैंक को 10 दिन में खाली करते हैं, तो 7 पंप 5 घंटे काम करके 10 दिन में खाली कर सकते हैं। तो 7 दिन को खाली करने के लिए 5 पंपों को कितने घंटे काम करना चाहिए, तो ये MDW का फॉर्मूला होता है, ये MDH का जो फॉर्मूला होता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका 10 घंटे। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 आदमी हर दिन 8 घंटे काम कर ये काम को 18 दिन में पूरा कर दें, और वहीं 6 दिन में पूरा करने के लिए 12 घंटा काम कर कितने आदमी चाहिए, तो एक्स यहां से सीधा निकाल सकते हैं। तो 6 से 18 गया 3 बार, और 3 से 12 गया 4 बार, 4 से 8 गया 2 बार, 15 दूना 30 आदमी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक व्यक्ति एक्स से वाई तक आपको पता है 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, एक्स से वाई तक जो एक्स पॉइंट है उससे वाई पॉइंट के तक 50% जाता है, और वाई से एक्स तक आने में अपनी चाल 50% बढ़ा देता है। तो पहले तो 50 थी और उसको 50% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 75 किलोमीटर की। तो 50 से जाता है 75 से आता है, तो इनकी एवरेज निकाल दो दोनों की, तो आपकी रहेगी कितनी 62.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो मतलब 50 प्लस 75/2 करोगे तो आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और उसकी लंबाई 300 मीटर, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 300 मीटर प्लस 300 मीटर बराबर आपको पता है 60 किलोमीटर प्रति आवर है। तो किलोमीटर प्रति आवर को इस प्रकार, इधर भी मीटर है तो सामने भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 और इंटू एक्स टाइम उसको लगेगा। तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं, 600 इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18। तो ये तो 0 0 6 से गए, यहाँ बच गए 10, और ये 5 से गया 2, और 18 दूना कितने सेकंड हो जाएंगे आपका 36 सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। और 200 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 54 किलोमीटर की चाल से चलती है, और उल्टी दिशा से आ रही है 180 मीटर की लंबी दूसरी ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं 200
प्लस 180 मीटर, और 54 की चाल से तो ये जाती है और अपोजिट दिशा में आती है, तो वो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो उसकी स्पीड मान के चलो x किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर प्रति आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और कितने सेकंड में कवर कर लेती है, 8 सेकंड में उसको क्रॉस कर लेती है। तो ये कितना होता है 380 इज इक्वल टू 54 प्लस एक्स इंटू ये 5/9 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहां से काट सकते हैं, ये 500 का 20 हो जाएगा, 20 से 0 चलेगा, 38 का कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 9, तो 9 8 9 और 8 17, तो 171 में से यदि 54 आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर सही क्या रहेगा, 11 और 4 गए 7, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका 117 किलोमीटर प्रति आवर इसका आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यदि 6 मैन और 8 बॉयज हैं, वो किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से मैन और बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो कितनी देखने को मिलेगी, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी की बात करें तो मैन की एफिशिएंसी आपकी रहेगी, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी की बात करें तो मैन की आपको 4 रहेगी और बॉयज की कितनी रहेगी, ये 2 से घटेगा 3 है। ठीक है, और 3 आदमी और 5 लड़के उसी काम को कितना दिन में पूरे कर लेंगे, तो फिर इसको हम निकाल सकते हैं कि यदि मैन की है तो 7 चौका 24 इंटू 18 ये टोटल काम हो जाएगा, और 3 आदमी है तो 3 आदमी 4 3 12 और 5 लड़के तो 5 3 15, 15 2 17 और 27 से इसमें भाग दे दो, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 से 24 गए 8, 8 दूनी 16 इसका सही आंसर रहेगा। तो 16 दिन में वो काम को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 16 सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका 16 इसमें सही देखने को मिलेगा। और एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदेगी और 16% छूट के साथ 12% लाभ पाने के लिए इसको कितनी कीमत तय करनी होगी, तो 2400 में खरीदी गई और इसका मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं, और 16% की छूट देगी तो मतलब 84 में बेचेगी, और 12% लाभ का मतलब 112। ठीक है, और ये आप किससे किससे कर सकता है, ये 7 से कर सकता है, 12 7 कितना होता है 84, 7 दूनी 14, 7 और 12 7 84 होते हैं, ये 7 से गया और ये 7 गया 1 और 7 6 42 और 4 से गया 3 बार, ये 4 से गया 4 बार, ये 3 से गया 8, तो 8 चौका 3200 इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। और 7 से शुरू होने वाले लगातार जो सम संख्या है उसका औसत क्या होगा, तो 7 हो गई, 7 से शुरू होने वाले लगातार 7 संख्याओं के औसत क्या होंगे, तो इसमें तो आपको पता है 7 + 1 आपका इसका 8, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 71 क्वेश्चन है, इसका थोड़ा मेरे को अभी लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका जो आप सही आंसर बताना, इसका मुझे करेक्ट लॉजिक नहीं मिल रहा था, लेकिन इसका आंसर तो मैं बता सकता था, लेकिन मैं इसका नहीं बता पा रहा हूं। ठीक है, अभी तो 71 क्वेश्चन को मैं बाद में आपको कभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसको डिटेल में देखेंगे हम। और जब एक घड़ी को आईने में देखा जाता है तो उसमें 9:30 बज रहे हैं, तो सही समय कितना होगा, ये तो आपको पता है 11:60 से माइनस कर दो 9:30, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 30, 11 में 9 हो गए तो आपका 2:30 इसका सही आंसर रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। और जर्मनी को कितना लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है जी कितने नंबर पता है 7, 7 प्लस कितने किया जा रहा है 9, और ई आपको पता है कितने पे आता है, ई आपको 5 पे आता है, तो 5 + 2 7 किया जाता है, तो ऐसे ही एफ आपको पता है कितने पे आता है 6 पे आता है, तो 8 इसका सही आंसर, तो आपका बी और सी में से एक सही आंसर रहेगा। फिर आपको देखना है आपको 3 नंबर पे, तो एक कितने पे आता है 1 पे, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी रीजनिंग है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते थे सॉल्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इनमें से जो अगली पिक्चर है वो कौन सी आएगी, तो इसमें अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। तो पहले आप जो ये देख रहे हैं, ये जो खाली वाली जगह ये पहले यहाँ पे थी, फिर दो स्थान चल के यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर अगले में ये यहाँ से 2 स्थान चल के यहाँ पे आ गई, फिर अगले में ये यहाँ से 2 स्थान चल के यहाँ पे आ गई, फिर ये अगले में 1 और 2 स्थान चल के यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो किस में आ रही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में ही आ रही है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ठीक है, और दी गई आकृति में वर्गों की संख्या निकालनी, तो वर्ग तो पता ही है आपको, एक पिक्चर तो ये दिख रही है, तो जिसमें आपको तो 1 2 3 4 और 5 वर्ग तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा एक वर्ग यहाँ आपको 6 दिखाई दे रहा है और एक वर्ग आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। टोटल इसका कितने वर्ग देखने को मिलेंगे, आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जिसमें 7 वर्ग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं लेकिन हॉकी नहीं करते हैं। तो क्रिकेट और जो फुटबॉल है वो दोनों पसंद करते हैं, लेकिन हॉकी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, तो ये बिल्कुल भी आप फैक्टर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने छात्र है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं लेकिन हॉकी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा मुझे क्लियर से नहीं दिख रहा है, ये 6 है कि 8 है, क्या है पता नहीं। तो 14 और 7 ये टोटल, अभी इसका मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ तो कितनी चीजें हैं, तो इसलिए इसका आंसर और इसका सही डाटा भेजना, तो मैं इसका सही आंसर है। अब ये 6 है कि 8 है, इसका बिल्कुल मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कितने छात्र है जो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं लेकिन हॉकी नहीं करते, तो ये तो आराम से आप निकाल सकते थे और कोई ज्यादा लोड नहीं था। इसका सही डाटा आप मेरे को प्रोवाइड करोगे तो मैं इसका सही करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। और उत्तर आकृतियों में ऐसी उपयुक्त आकृति चुने जो प्रश्न की जगह चिन्ह लगा सके। ये तो पता है आपको, गोला है और गोले के बाद इसमें 8 तीलियां लगाई जा रही है, तो ये आपका पता है वर्ग है और वर्ग के में 8 तीलियां किसमें लगाई जा रही है, का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ये इसमें सही रहेगा। ठीक है, और विषम आकृति को आपको चुनना है, तो ये पता है इसमें 2 डंडी 1 डंडी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें भी 1 डंडी 1 डंडी है, 2 डंडी 2 डंडी है, 3 डंडी 3 डंडी है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर, ये तो तीनों सेम है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर एक इसमें बिल्कुल भी गलत रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो इसमें से अलग कौन कौन सा है, ये तो आप देख सकते हैं सब में आपको पता है। इसमें भी आपको पता है त्रिभुज नजर आ रहा है, इसमें भी त्रिभुज नजर आ रहा है, इसमें त्रिभुज नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। इसमें बिल्कुल भी आपको त्रिभुज कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और इसका लॉजिक अच्छा है, थोड़ा देखना, मेहनत करना, और इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, VWXY इसका सही आंसर रहेगा। और एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि वो मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो एक तस्वीर को और इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो निखिल ने, जो निखिल आदमी है उसने कहा वो मेरी माँ, तो निखिल की माँ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर होगी निखिल की माँ मदर, तो मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटा तो आपको पता है निखिल ही होगा। अब इसके बेटे का बेटा है, ठीक है, तो इसके बेटे का बेटा है, मतलब इसका कोई निखिल का क्या है, वो सन है। ठीक है, तो तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को निखिल से क्या रास्ता है, तो निखिल उसके क्या होंगे, पिताजी होंगे। क्या होंगे, पिताजी। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। 1 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं जनरली यूज करता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ तो डायरेक्ट बता देता हूं। अब 1 जनवरी, इसके बाद पता है 2012 कौन सा होता है, लीप ईयर्स होता है, तो इस जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए, तो रवि के बाद 100 माना चाहिए अगले साल, नहीं, लेकिन जो 1 जनवरी है 2013 में आपको क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। कौन सा होगा, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार होगा। ठीक है, अब 1 जनवरी होगी तो जनवरी में 30 दिन बाकी बचेंगे, उसके बाद 2013 फरवरी आपको पता लीप ईयर्स नहीं है, तो कितने दिन होंगे, और 28 दिन, और मार्च का आपको पता है 1 दिन। ठीक है, तो 30 20 50 58 1 और टोटल 59 दिन होंगे, और इसमें आपको 7 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 8 56 3 बार जाता है, और 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो मंगल के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा गुड़ लो, मंगल बुध गुरु शुक्र, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार इसको सही रहेगा। ठीक है, और ये पजल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि ABCD जो है वो दक्षिण की ओर मुख, जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और जो C है वो Z के दाईं और तीसरे स्थान पर है, जो C है वो Z के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो इनके दो के बीच में 2 है, और ये कितना है Z, तो Z के दाईं तीसरे स्थान पर 1 2 और तीसरे स्थान पर C है। ठीक है, और B है वो C के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जो B है वो B आपको C के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो B आपको यहाँ पे और C के दाईं दूसरे स्थान पर ये हो गया, और X है वो A के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आपको पता है दोनों पास पास ठीक दाईं ओर बैठा है, तो X यहाँ पे बैठा होगा और ये A यहाँ पे बैठा होगा, तो X है वो A के दाईं ओर बैठा है, और बचा कौन आपका Y, तो Y यहाँ पे आ जाएगा। और इसका सही, A और C के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो A और C के बीच एक ही आदमी बैठा है जिसका क्या नाम है, X, तो ये आंसर सही रहेगा। और Z के संदर्भ में X की स्थिति क्या है, तो Z के संदर्भ में X की स्थिति है दाईं और दूसरा, दाईं और दूसरा, तो ऑप्शन होगा Z से दाईं और तीसरा नहीं, Z से बाईं और दूसरा नहीं, Z से दाईं और दूसरा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही इसका रहेगा। ठीक है, और फिर है कि श्याम उत्तर दिशा में जा रहा है, और फिर वो बाईं ओर मुड़कर सीधा चलता है, और फिर दोबारा वो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और मुड़कर अपने ऑफिस की ओर सीधा चला जाता है। तो अभी जो वर्तमान पोजीशन होती है, जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होता है, उससे वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो श्याम जा रहा है आपका वेस्टर्न दिशा में, जिसे पश्चिमी दिशा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका वेस्टर्न सही रहेगा, तो ये आपका पश्चिम दिशा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न आपका इसका सही रहेगा, या पश्चिम दिशा में। आपको पता है कोविड एक वायरस है, तो तपेदिक या टीबी क्या होता है, तो ये तो आपको पता है किससे होती है, टीबी, जो बैक्टीरिया है उससे, आपको पता है टीबी से होती है बैक्टीरिया।
और उसके बाद आपको ये जो सीरीज देखने को मिलती है, ये भी सिंपल सी सीरीज आई थी। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, और डी के बाद आपको पता है ई आना चाहिए। और यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7, ये कौन से नंबर है, प्राइम है, तो ई के बाद 11 आना चाहिए। वाई से एक कम, डब्ल्यू से एक कम, वी से एक कम, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। तो E11 यू आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। और वही अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश से होता है, उसका काम न्याय से होता है। और जो आर्बिट्रेटर होता है तो उसका क्या काम होता है। जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो जो मध्यस्थ करते हैं या जो समझौता कराते हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेटर बोला। जो न्यायाधीश होता है वो न्याय करता है, जो आर्बिट्रेटर होता है वो समझौता करता है। इनमें से किस राज्य में जो शहरी आबादी का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, तो वो आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है उसकी जो शहरी आबादी है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और भारत में किस राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन आया था। गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा आपको कच्छ से स्टार्ट होते हुए पूरे जो नवसारी और वलसाड़ तक आपको इसकी जो सीमाएं हैं वो तटीय रेखा से देखने को मिलती है। और संविधान में जो कौन सा संशोधन जो पंचायती राज से, ये तो पता है आपको 23rd अमेंडमेंट 1972 का 1973वां जो संविधान संशोधन, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 124 है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये तो आपको पता है 124 किससे है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। एक आर्टिकल 124 का फर्स्ट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 2024 का जो 2024 का ओलंपिक है वो कहां पे आयोजित किया गया था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। बीजिंग में तो 2008 में कभी हुआ था, और टोक्यो में इससे पहले हुआ था 2020 का 2022 में। और 2024 का ओलंपिक कहां पे हुआ था, ये पेरिस में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और प्रसिद्ध जो चित्रकार है जो जिसे लियोनार्डो दा विंची के नाम से जाना जाता है, वो किस देश के हुए थे, जन्म हुआ था, तो ये तो इटली में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और जो बांस नृत्य जिसे चिराव के नाम से जाना जाता है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं एसएससी रेलवे में कितनी बार आ चुका है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जिसमें बैम्बू डांस भी बोला जाता है इस चिराव डांस को, कि उसमें भाई बैम्बू के ऊपर वो बैम्बू ऊपर नीचे करते हैं और उनके बीच में लोग उसको डांस करते हैं, उसको चिराव या बैम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है। और आर.एन. जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके जो शांति निकेतन है, उनकी स्थापना जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई उसी समय हुई थी, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जो ऋग्वेद में जो नैतिकता के लिए ऋत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बाद में साहित्य में किस रूप में विकसित हुआ था, तो ऋत को बाद में इसको धर्म के रूप में विकसित किया गया। किसके रूप में, धर्म के रूप में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और व्यक्तिगत और जो व्यवसायिक विकास है इनमें से किस आमतौर पर एक मुख्य नैतिक मूल्य माना जाता है, वो तो आपको पता है इम्पैथी होता है, जिसे सहानुभूति होती है, उसको आपको पता है वो पर्सनल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक नैतिक या जो कोर मोरल वैल्यू है उसके रूप में उसको पहचान की जाए। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से बहुत करेक्ट और लॉजिकली आंसर देने की कोशिश की है। और यदि अच्छा लगता है और हम इस जो हमारे चैनल है इस पे उम्मीद करते हैं कि अगली बार यदि आप इस बार अच्छे नंबर नहीं रहे तो अगली बार हम तैयारी आप में साथ में कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह से मैं तैयारी करा सकता हूँ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, और बहुत सारी चीजें हम इससे रिलेटेड इस चैनल पे लगातार लेके आते रहेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और आपने जो नंबर्स हैं उसको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि जिससे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू आप सभी का। और जिनके अच्छे मार्क्स बनने हैं उनको लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। और जिनका नहीं हो पा रहा तो उनको हम अगली बार हम साथ में तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।